इनर्शिया, इसके बीच में क्या रिलेशन है उसको हम पढ़ेंगे। आज तक आपने बहुत पढ़ा होगा मास और इनर्शिया के बारे में, लेकिन आज हम कुछ उससे डिफरेंट पढ़ेंगे जो कि आपका कंसेप्ट इसके बारे में बिल्कुल क्लियर कर देगा। कोई डाउट आपको नहीं रहेगा शायद इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मास, पहले तो जान लेते हैं मास के बारे में, फिर जानेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है पहले, एक डिटेल्ड वीडियो, बड़ा लेक्चर है इनर्शिया का, उसमें आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इनर्शिया एक वस्तु का गुण होता है जो कि प्रत्येक वस्तु में होता है, जो कि जिसका कि कुछ द्रव्यमान होता है। दुनिया में जो भी वस्तु है उसका इनर्शिया है। इनर्शिया किसी भी वस्तु का गुण है। इनर्शिया क्या है? कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में ही बनी रहेगी। गतिशील, कांस्टेंट मतलब वी कांस्टेंट, एक नियत वेग से गतिशील है तो एक नियत वेग से गतिशील ही बनी रहेगी, और एक निश्चित डायरेक्शन में नियत वेग से गतिशील है तो उसी डायरेक्शन में गतिशील बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल धक्का दे के उसको मोड़ा नहीं जाए, उसको वस्तु विराम में पड़ी है तो उठाया नहीं जाए। जब तक उस पर बाह्य बल, जो कि बाह्य बल कुछ होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जब तक कि उस पर कुछ बाह्य बल नहीं लगाया जाता तब तक वह वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखेगी। ये जड़त्व होता है। और मास क्या होता है? द्रव्यमान। आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा मास और वेट, द्रव्यमान और भार के बारे में। द्रव्यमान क्या होता है? ये मार्कर है। ये जिस पदार्थ से बना है, पदार्थ की क्वांटिटी, मतलब जैसे कि 10 ग्राम प्लास्टिक से बना है, 20 ग्राम प्लास्टिक से बना है, तो ये कुल मिला के इसका भार है, मतलब वो द्रव्यमान है। मास क्या है? जिस प्लास्टिक से बना है उसका परिमाण इसका मास है। मतलब जिस प्लास्टिक से इसको बनाया गया उसका परिमाण बोले तो जैसे 10 ग्राम प्लास्टिक से इसको बनाया गया है, वो इसका द्रव्यमान है। और भार क्या है? जो कि मैं हाथ पे जैसे इसको रखता हूँ और ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो उसके कारण जो मेरे को फील होता है वो इसका क्या है? भार है। द्रव्यमान और भार के बारे में शायद इससे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको मैं कुछ मैथमेटिकल रूप में बताता हूँ। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जड़त्व के समानुपाती होता है। जो भार होता है, भार W से रिप्रेजेंट करते हैं। भार एक तरीके का बल है, क्योंकि बल का सूत्र होता है F बराबर m है, जो कि न्यूटन के दूसरे नियम से लास्ट में निकल के आता है। F बराबर m है। m यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान, और a बल के कारण प्रयास, बल भी एक प्रयास है, प्रयास के कारण जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है वो है। तो W समानुपाती जो भार होता है वस्तु का, वो गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती होता है। तो इसको जैसे ही इक्वेशन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे m और g, W बराबर mg होता है। m वस्तु का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जो कि यहाँ पे जो मैंने बताया था कि भाई ये 10 ग्राम प्लास्टिक से बनी है तो 10 ग्राम इसका क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। और जो g है ये गुरुत्वाकर्षण बल, क्या जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो है। तो ये इक्वेशन है वो इस रूप में आ गई। F बराबर m है, m और g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। तो W का जो फॉर्मूला होता है भार का, वो ये होता है। तो भार एक तरीके का बल है, क्योंकि क्योंकि बल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भार क्या है? जैसे कि 10 ग्राम प्लास्टिक से ये बना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर को, क्योंकि ये केजी से ग्राम में है तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इसका क्या हो जाता है? भार हो जाता है, जो कि हमको फील होता है। 10 ग्राम की वस्तु, जैसे हम इसको तोलते हैं तो ये 10 ग्राम ही रहेगी। जैसे हम इसको तोलते हैं तो इसका द्रव्यमान 10 ग्राम आएगा, लेकिन जो हम महसूस करते हैं वो इसका भार है, जिसको कि तोला नहीं जा सकता, वो बल है एक तरीके का। तो ठीक है, तो वस्तु का भार W बराबर mg होता है, जो कि द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करने पर हमको प्राप्त होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि मास और जो भार है उसमें क्या अंतर है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मास और वेट में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है, सब कुछ। तो उसमें इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे समझेंगे हम जो ये
जड़त्व है और द्रव्यमान है, इसके अंदर क्या क्या रिलेशन है। तो मास और वेट में आपको मतलब अंतर समझ में आ गया होगा, जो भार और द्रव्यमान है उसके अंदर। तो यहाँ पे द्रव्यमान समानुपाती होता है किसी भी वस्तु के जड़त्व के। तो इसको समझाते हैं। स्थिर अवस्था में जड़त्व, गतिशील अवस्था में जड़त्व और दिशा का जड़त्व। कोई वस्तु, मैंने अभी बताया था शुरुआत में आपको कि भाई कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, एक ही दिशा में गतिशील है तो एक उसी वेग से, वेग कांस्टेंट होना चाहिए, एक नियत वेग से। 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही एक दिशा में, और दिशा एक है तो एक ही उसी में, जब तक कि उस पर बाह्य बल कुछ जो असंतुलित बल है, मतलब यानी बल का कुछ परिमाण होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए बाह्य बल। तो बाह्य बल नहीं लगाया जाता तब तक वो अपनी अवस्था को कंटिन्यू रखेगी, जैसे लगाया जाता है चेंज कर लेगी, ठीक है। तो अब समझते हैं इनर्शिया। इनर्शिया स्थिर अवस्था में, गतिशील अवस्था में और दिशात्मक में, मतलब कैसे होता है, भार के आधार पर। जैसे कि कोई भी स्थिर वस्तु है, जैसे कि कोई भी अंटी कंचा आप जानते होंगे, या छोटी सी इतनी सी बॉल है, ठीक है, मैंने उसको किक मारी, ठीक है, तो किक मारी तो उछल के दूर चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैंने उसके ऊपर किक मारी तो उसने विरोध कम किया, मतलब मैंने जो बल लगाया थोड़ा सा, उसी में वो दूर चली गई। क्योंकि अगर विरोध ज़्यादा करती, मतलब यानी कि अपनी जगह बनी रहती, उसी को विरोध कहते हैं, उसी को जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व का मतलब ही विरोध करना होता है, क्योंकि वो वस्तु अपनी ही अवस्था, स्थिर अवस्था में, वो बॉल अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती, तो वो मतलब यानी कि मेरे द्वारा जो मेरे पैर के द्वारा जो उस पर बल लगाया जाता है उसको दूर फेंकने के लिए उसका विरोध करती, लेकिन उसने विरोध कम किया और वो थोड़े से बल में दूर चली गई, ठीक है। छोटी बॉल का उदाहरण ले लिया। अब मैं उसका द्रव्यमान बढ़ाता हूँ, जैसे कि वो 10 ग्राम की बॉल थी, अब मैंने द्रव्यमान बढ़ा दिया। द्रव्यमान बढ़ेगा तो फिक्स आयतन ही बढ़ेगा। जैसे कि मैंने 25 किलो का इतना मोटा गोला ले लिया, मतलब द्रव्यमान बढ़ गया, मैंने उसके लाद दी तो मेरी टांग टूट जाएगी, वो गोला आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ गया। द्रव्यमान बढ़ गया इसका मतलब उसको आगे भेजने के लिए मेरे को जोर से जो प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास ही बल होता है, जोर से धक्का लगाना पड़ेगा। लात से तो पार पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब उसका विरोध करने की प्रवृत्ति, मतलब उसको उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए वस्तु का जो गुण है विरोध करना, वो बढ़ गया। किसके कारण बढ़ा? उसका द्रव्यमान बढ़ गया। 25 या 30 किलो का हमने गोल पत्थर ले लिया तो उसका द्रव्यमान बढ़ गया, इसके कारण अब वो टांग से मतलब उसको लात देने पे आगे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। हमारी टांग जरूर टूट सकती है। तो उसको विरोध करने का गुण कैसे बढ़ा? विरोध करने का गुण ही जड़त्व है, द्रव्यमान बढ़ने के कारण, क्योंकि पहले जो गेंद थी वो 10 ग्राम की थी, ठीक है। इसी को लेते हैं गतिशील अवस्था में। जैसे गतिशील अवस्था में वो 10 ग्राम की गेंद 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगातार चल रही है, मैंने हाथ लगाया और वो रुक गई, ठीक है, रुक गई ना। उसने विरोध किया, थोड़ा बहुत मेरे को अपने अंगुलियों के ऊपर फोर्स महसूस होगा जैसे ही वो रुकेगी, लेकिन उसी की जगह वो 25 किलो का गोला 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हुआ आ रहा दूर से लगातार, एकदम मैं हाथ लगाऊंगा तो हो सकता है मेरा हाथ टूट जाए, लेकिन वो रुकेगा नहीं। हो सकता है रुक भी जाए, लेकिन उसके लिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई ज़्यादा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है रुकने का, वो उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। तो उसके द्वारा जो विरोध को समाप्त करने के लिए तो फोर्स लगाना पड़ता है, तो ज़्यादा विरोध होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उस चलते हुए गोले को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे हाथ के द्वारा। हो सकता है हाथ टूट जाए, लेकिन वो गोला नहीं रुके। तो इस अवस्था में क्या हुआ? द्रव्यमान बढ़ा, 25 किलो का गोला हो गया 10 ग्राम से। तो इस अवस्था में क्या हो गया? उसका जड़त्व बढ़ गया, स्थिर अवस्था में बढ़ा। अब दिशात्मक समझाता हूँ, दिशात्मक कैसे बढ़ता है। उसी गोले का उदाहरण लेता हूँ। छोटी सी बॉल है, उसको मैंने लाद दिया, इस दिशा में जा रही थी पहले, इस दिशा में मैंने लाद दिया तो सामने वाली मतलब 90 डिग्री के एंगल पे घूम गई और उधर की तरफ जाने लग गई। अब इसकी जगह मैं एक बड़ा गोला लेता हूँ 30 किलो का, अब वो भी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दिशा में चल रहा है। क्या आपको लगता है मैं उसको किक मारूंगा तो वो इस दिशा में जाएगा? हो सकता है मेरे पैर में लग जाए, उसमें थोड़ा बहुत विचलन आ जाए, लेकिन वो इस दिशा में बहुत कम जाएगा, क्योंकि उसकी विरोध करने की प्रवृत्ति, क्योंकि वो इसी दिशा में जाना चाहता है, उसकी उस दिशा में जाने के लिए विरोध करने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक हो गया। 25 किलो का गोला हो गया वो, ठीक है। तो द्रव्यमान अधिक हुआ तो
गतिशील और दिशात्मक तीनों जड़त्व की अवस्थाओं में उसकी जो विरोध करने की प्रवृत्ति मतलब जड़त्व का गुण बढ़ गया, तो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है सीधे तौर पे जड़त्व। ये आपको इससे क्लियर हो गया होगा। तो मैंने समझाया M समानुपाती I, F समानुपाती M, F समानुपाती M यहाँ से निकलता है, तो इससे दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती M समानुपाती I। तो जैसे हमने वस्तु का द्रव्यमान 10 ग्राम से 25 किलो बढ़ाया, 25 kg बढ़ाया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमको उसकी अवस्था चेंज करने के लिए फोर्स अधिक लगाना पड़ा। फोर्स अधिक क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि उसकी विरोध करने की प्रवृत्ति अधिक हो गई। किसके कारण, द्रव्यमान बढ़ने के कारण। 10 ग्राम से 25 किलो का हुआ तो उसकी विरोध करने की प्रवृत्ति, भाई मैं तो इसी दिशा में जाऊंगा, तो उस दिशा में जाने के लिए उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, तो वो विरोध कर रहा है, तो उसकी विरोध करने की प्रवृत्ति क्या है, जड़त्व है। तो द्रव्यमान बढ़ने पे क्या हो गया, जड़त्व बढ़ गया। जड़त्व बढ़ेगा तो उसके ऊपर बल भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के तीनों चीज़ें फिक्स हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा तो उसकी विरोध करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। उस अवस्था जैसे कि 10 ग्राम की बॉल पड़ी थी, हमने लाद दिया तो वो बहुत दूर चली गई, लेकिन 25 किलो का जो गोल पत्थर पड़ा है हम लाद देंगे तो शायद हो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो वो उसी अवस्था में बना रहना चाहता, विराम अवस्था में। तो वो प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व आई। तो वो क्या हो गई, बढ़ गई पहले की अपेक्षा। 10 ग्राम वेट बढ़ा, 25 किलो तक हो गया, तो M बढ़ने पर I बढ़ गया। I क्या है, विरोध करने की प्रवृत्ति, मतलब उसी अवस्था में बना रहना चाहता है, वही जड़त्व उसका। तो उसी अवस्था में बना रहना चाहता है, तो ये I बढ़ गया। I बढ़ा तो फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा उसको आगे धकेलने के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा, F बढ़ेगा तो M बढ़ेगा, M बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं आपको इस वीडियो में, जैसे कि M I क्वेश्चन आया होगा कि जैसे कि भार बदल जाता है। भार कैसे बदलता है, चंद्रमा पे जाने पर 1/6 रह जाता है, जमीन से नीचे जाने पे भी घट जाता है या बढ़ जाता है, कुछ तो होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि W बराबर mg होता है। तो मैंने बताया M यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। 10 किलो की वस्तु है तो 10 किलो की ही रहेगी, लेकिन जो हम फील करते हैं ये इसका जो वजन 10 ग्राम ही है, लेकिन इसको तोलते हैं वो भी 10 ग्राम ही निकलेगा, क्योंकि वो द्रव्यमान बताती है। जो तुलाएं होती है जिसको तोलते हैं तो 10 ग्राम ही बताती है, लेकिन हम इसको जो फील करते हैं हाथ के ऊपर रख के वो भार है। तो चंद्रमा पे ले जाके किसी भी मशीन के ऊपर इसका द्रव्यमान मतलब इसको नापेंगे तो क्या नाम है, वो 10 ग्राम ही आएगा, लेकिन जिसका भार होता है W बराबर mg, क्योंकि चंद्रमा पे जाने पर g पृथ्वी के g का 1/6 हो जाता है, तो 1/6 कम हो जाएगा इसका भार। द्रव्यमान तो वही रहा, लेकिन g 1/6 हो गया तो भार घट गया। तो कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उसे चंद्रमा पृथ्वी पर उसका जो जड़त्व है वो I है, अगर उस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके जड़त्व में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सीधा आंसर यह है कि जड़त्व में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि M समानुपाती I है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मतलब होता है जिससे ये वस्तु बनी हुई है, जिस वस्तु से मतलब 10 ग्राम प्लास्टिक से वस्तु बनी हुई है, तो चंद्रमा पर ले जाने पे ऐसा तो नहीं है कि प्लास्टिक कम हो जाएगी, प्लास्टिक तो वही रहेगी, मतलब 10 ग्राम से बना रहेगा, तो M चेंज नहीं होगा। तो M समानुपाती I है, तो I चेंज क्यों होगा, अगर ये G फैक्टर आता है इसमें, क्योंकि W जो भार है उसमें G फैक्टर आ रहा है जो कि चेंज होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण है जो चेंज होता है, इसलिए भार चेंज होता है, G चेंज होता है इसलिए भार चेंज होता है पृथ्वी से ऊपर नीचे जाने पर। लेकिन M जो द्रव्यमान है वो कभी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान समानुपाती I है तो I भी कभी नहीं चेंज होगा। तो जड़त्व कभी चेंज नहीं होगा, अगर पृथ्वी से ऊपर जाएं, नीचे जाएं, चंद्रमा पे जाएं, मंगल ग्रह पे जाएं, किसी पे भी जाएं, तो जड़त्व चेंज नहीं होगा। तो आशा है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा द्रव्यमान और जड़त्व का जो रिलेशन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कुछ जो आपका डाउट है उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको देख के फिर उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन शायद मेरे को लगता है कि अगर आप इस वीडियो को वापस देखते हैं एक बार और रिपीट करके और ढंग से समझने की कोशिश करते हो, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। और आप इसके नोट्स जो चाहते हैं इस कंसेप्ट के, तो नीचे लिखा होगा नोट्स क्लिक हियर, जो वेबसाइट स्टडी पावर बैंक,
स्टडी पावर बैंक आप सर्च भी कर सकते हैं, उस पर जाके आप उनको नोट्स को चेक कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके नोट्स रीड करने के साथ वीडियो देखते हुए आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।